चलो, let's start. Take out the textbook quick. चलो, they played better. अच्छा वो विराट कोहली का They played much better. मतलब सब प्लेयर अपना खाली कोहली थे. And that bowler वो शाहीन अफरीदी वो पहले से ही था. 30 साल का है और 145 किलोमीटर पर आवर स्पीड. प्लस उसका स्विंग कैसा हुआ है, ऐसे अंदर फुल इन स्विंग होता है. मस्त. पर हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि रोहित शर्मा और केएल राहुल बहुत मतलब ऐसे गंदे बॉल पे अच्छा नहीं, अच्छा बॉल. बहुत अच्छा. सब टाइट था, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग. रोहित को डाला ना, वो बहुत खतरनाक. अपन ने इन लोगों को बहुत वो हल्के में लिया. ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस. ऐसा सब मीम बन रहा था. ओवर कॉन्फिडेंस. ये जय शाह नहीं हम ना, उसके बाजू में क्या ना स्टेज बैठा था एकदम अमिताभ बच्चन जैसा. चलो, let's start. We'll continue with ratios. See, in the last lecture, pay attention now. कितने बजे तक है? 3 बजे तक है. अरे 5 मिनट का टेस्ट. हाँ भाई. अच्छा, चलो. See now, ratio analysis. मेरे को बीके में फुल आया सर. मेरे को भी. Congrats. We are so scholar. Online scholars. Now. Online doctors है. हमारे जैसे बेहोश हो जाएंगे. इसे सर्जरी करनी चाहिए. चलो. So ratio analysis, okay. Till now, what have we learned in vertical chapter में? Vertical chapter analysis में vertical statements. What are vertical statements? They are nothing but final accounts. बराबर है? Company का final accounts we call vertical statements. Why vertical? Because they are presented in vertical format. So we first learned the format of the statements, vertical balance sheet and vertical revenue statement. उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या सीखा हमने? 2 साल का कंपैरिजन, year 1 year 2, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. बराबर है? देन वी लर्न कॉमन साइज में क्या देखा कि भाई एक ही साल के इंटीरियर ब्रेकअप्स क्या हैं, कैपिटल कितना परसेंट है, बोरोड लोन कितना परसेंट है, या फिर प्रॉफिट कितना, फिक्स्ड एसेट कितना है, या रेवेन्यू स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट्स कितना परसेंटेज है सेल का, कॉस्ट कितने का है, नेट वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में कितना परसेंटेज है. तो कंपैरेटिव में 2 साल को कंपेयर किया, एंड कॉमन साइज में एक इंडिविजुअल बैलेंस शीट या इंडिविजुअल रेवेन्यू स्टेटमेंट को स्टडी किया. उसके बाद वी लर्न रेशियो एनालिसिस में व्हाट इज द यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस इज मेनली यूज्ड टू कंपेयर 2 बिजनेसेस और 2 कंपनीज. ओके, कंपैरेटिव और कॉमन साइज में आप एक ही बिजनेस को कंपेयर कर रहे थे ईयर ऑन ईयर या फिर सिंगल वाला. रेशियो एनालिसिस जो लास्ट टॉपिक में चालू किया ना, वो वाला कंपैरेटिव और कॉमन साइज है. कंपैरेटिव और कॉमन साइज सिंगल बिजनेस में, ये रेशियो एनालिसिस है. तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज में एक ही बिजनेस को एनालाइज कर रहे थे, बट रेशियो एनालिसिस में 2 से ज्यादा को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो रेशियो में हमने 6 रेशियोज लर्न किए थे इन द लास्ट लेक्चर. ओके, द फर्स्ट वन बीइंग करंट रेशियो. Yeah, the current ratio. What is the formula for current ratio? It is current assets upon current liabilities. Current assets upon current liability, जिसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए याद है आपको? नहीं, लेस देन 1 ईयर वाले एसेट्स बराबर, इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? तो 2:1. आपके करंट एसेट्स आपके करंट लाइबिलिटी से कितना होने चाहिए? 2 times, twice the current liability. ये क्या इंडिकेट करता है? दिस रेशियो इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर कोई क्रेडिटर्स आपसे पैसा मांगने आ जाए तो आपके पास एसेट्स होने चाहिए उनको पे ऑफ करने के लिए. सो यू कीप डबल द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एज कंपेयर टू योर करंट लायबिलिटी. तो 2:1 होना चाहिए. ज्यादा भी एकदम अच्छा नहीं है, एकदम कम भी अच्छा नहीं है. स्टैंडर्ड इज 2:1. ठीक है. देन ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, इसके बाद हमने सीखा कौन सा? सेकेंड वन वाज क्विक रेशियो.
सेकेंड वन वाज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का सर दूसरा आपने नाम याद होमवर्क है? में कौन सा सम दिया था? एक सेकेंड बाद में बोलता हूँ. क्विक रेशियो का दूसरा नाम है, जीपी नहीं था. क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड रेशियो? इट वाज लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज. लिक्विड एसेट मतलब क्या? ये कौन से वाले एसेट है? लिक्विड एसेट मतलब आपके इमीडिएटली 2-3 महीने में जिन एसेट से पैसा आ जाए. दैट इज करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. और नीचे आता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो इसको कहा जाता है लिक्विड रेशियो. तो लिक्विड रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि भाई इमीडिएटली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डू यू हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑफ योर liability. Do you have sufficient assets to pay off your liabilities? इसका स्टैंडर्ड याद है आपको? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ दिस रेशियो? 1:1. एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट है दिस. ये इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. ये क्या इंडिकेट करता है? इमीडिएट सॉल्वेंसी. इमीडिएट सॉल्वेंसी. तो इमीडिएट फ्यूचर में मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months, is the company going to have some cash crunch or is the company stable? एक साल का पिक्चर देखने का तो करंट रेशियो देखना पड़ता है. अगर 2-3 महीने का पिक्चर देखने का कंपनी का तो लिक्विड रेशियो देखना पड़ता है. तो विद इन 2-3 मंथ्स कंपनी क्या अपने लायबिलिटीज चुका सकती है फ्रॉम द अवेलेबल एसेट, कि उसको कोई कैश क्रंच हो सकता है, उसका रोलिंग अटक सकता है. ये अपने को पता चल जाता है ये दो रेशियो के देख के. लिक्विड रेशियो इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज बाय करंट रेशियो. इज दिस क्लियर? सो ये होगा 2:1, ये होगा 1:1 स्टैंडर्ड. फिर तीसरा रेशियो हमने जीपी रेशियो देखा था फॉर रेवेन्यू स्टेटमेंट. व्हाट इज द जीपी रेशियो का फॉर्मूला? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. मतलब स्टैंडर्ड क्या होगा इसका? हायर द बेटर की लोअर द बेटर? हायर द बेटर. नेट सेल्स और सेल्स में थोड़ा सा फर्क होता है, जनरली सेम ही रहता है. नहीं नहीं, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो वो जीपी है. भाई सीओजीएस ट्रेडिंग का पूरा खर्चा है. इज दिस क्लियर? सो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 क्या इंडिकेट करता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में कितना टका है. तो जितना हायर हो उतना अच्छा है. तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हाई होना क्या इंडिकेट करता है? कि आपका परचेज डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, आपका लेबर डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, आपका कैरेज फ्रेट डिपार्टमेंट एफिशिएंट है. क्योंकि वो एफिशिएंट क्यों है? उन्होंने खर्चे कम किए. आपका सेल्स डिपार्टमेंट क्यों एफिशिएंट है? उन्होंने सेल्स ज्यादा किए. तो सेल्स ज्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, सीओजीएस कम हुआ, इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया आपका. तो ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट्स योर एफिशिएंसी इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स. जितना हायर हो उतना बेटर है. ओके, दो कंपनीज में. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखा हमने. उसके बाद हमने देखा, हाँ पहले नेट प्रॉफिट रेशियो. व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो? जस्ट लाइक दिस, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का स्टैंडर्ड इज हायर द बेटर, नेट प्रॉफिट का स्टैंडर्ड इज ऑल्सो हायर द बेटर. जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाओगे उतना बेटर है. व्हाट इज नेट प्रॉफिट? फाइनल नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. सब पीएनएल के एंड में जो आता है. पहले आपने फॉर्मेट किया ना, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस. सीओजीएस में से सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट. नहीं आ सकता. एग्जैक्टली. सो पहला सेल्स माइनस सीओजीएस, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यू ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सब्ट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से यू सब्ट्रैक्ट टैक्स, यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो नेट प्रॉफिट रेशियो में दोनों नेट प्रॉफिट इंक्लूडेड है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करके दिखा देने का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी करके दिखा देने का. अगर नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा गया तो दोनों कर लेने का, एनपीबीटी और एनपीएटी. जितना हायर है उतना बेटर है. ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना अच्छा कंपनी के लिए. फिर जाना है अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100.
मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बोला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जैसे नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। स्टैंडर्ड क्या होगा इसका भी? हायर द बेटर, हायर द बेटर। तो जितना हाई हो उतना ज्यादा अच्छा है। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? थोड़ा सा फर्क है नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो आप हर साल कमाने वाले, रेगुलर बेसिस पे कमाने वाले, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी पड़े हुए होते हैं जो वन टाइम होते हैं, कभी घड़ी घड़ी आने वाले नहीं। तो एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉफिट देखा जाए बिजनेस का तो ये दो है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको बताया था यार, नेट प्रॉफिट में तो अब नॉर्मल आइटम्स भी पड़े हुए हो सकते हैं, लॉस बाय फायर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जो हर साल होने वाले नहीं। तो अपने काम का कौन सा होता है यहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हम लोग जब स्टडी करते हैं कंपनी को, तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हर साल 10% की ग्रोथ बता रहा है और आपका सेल्स जो है वो 10% की ग्रोथ बता रहा है, तो मतलब वो कंपनी इज अ जेम, वो कंपनी हीरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 साल का डेटा देखने का, मिनिमम 10 years का डेटा देखने का, 1-2 साल में से कोई कंपनी में भरोसा करके इन्वेस्ट करने का नहीं, क्योंकि मार्केट में साइकिल्स होते हैं, कभी अच्छा साइकिल आता है, कभी बुरा, हेडविंड्स एंड टेलविंड्स कहा जाता है उसको। तो हेडविंड्स, टेलविंड, ये साइक्लिकल अपटर्न्स कंपनी सब झेल लेना चाहिए। जितना बुरा वक्त झेलेगा उतना कंपनी मजबूत होता है। हेडविंड मतलब बुरा, टेलविंड मतलब अच्छा, उनको साइकिल में रहता है ना, वही रहता है, सेम कंसेप्ट है। सो टेलविंड से पुश होता है, हेडविंड अटकाता है, जो पीछे चले जाते हैं सिंगल राइडर के पीछे। सो यही कंसेप्ट होता है कि भाई आपका मार्केट्स में जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो सब टाइम देख के आया हुआ कंपनी होना चाहिए। 10-12 साल मार्केट में टिका है तो वो बहुत मजबूत हुआ कंपनी है, और उस 10-12 साल के डेटा में हर साल उसका सेल्स 10% से बढ़ना चाहिए, कम से कम 10% से। मतलब पहले साल 100 करोड़ था तो दूसरे साल 110 करोड़ होना चाहिए, तीसरे साल 121 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, चौथे साल 142 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 10% का ग्रोथ बता रहा है इन व्हाट? सेल्स एंड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन दैट कंपनी इज अ जेम। That company is a gem. You can invest it. Very good companies only show this trend over 10 years. बाकी सब कंपनी का खाने का काम नहीं है। सो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था ये। उसके बाद हमने लास्ट रेशियो देखा था ऑपरेटिंग रेशियो, सिर्फ देखा था ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला? हाँ, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इस रेशियो में फिफ्थ में और सिक्स्थ में क्या फर्क है आपको समझ आया? हाँ, ये सिक्स्थ वाला जो है इसका स्टैंडर्ड है लोअर द बेटर। लोअर द बेटर क्यों? क्योंकि भाई एक्सपेंस जितना कम हो उतना अच्छा। ये एक्सपेंस को दिखाता है। सीओजीएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग का खर्चा ऑपरेशंस का, और उसके बाद 3 और लग गए, एडमिन, सेलिंग और फिनेंस वाले। तो सब खर्चे अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये रेशियो बताता है कि खर्चा कितना परसेंट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना परसेंट है। इज दिस क्लियर? तो प्रॉफिट जितना हायर द बेटर, कॉस्ट जितना लोअर द बेटर। इज दिस क्लियर? यहां तक हमने लर्न किया हुआ था इन द लास्ट लेक्चर। और 2 रेशियोज है, उसके बाद प्रॉब्लम पे जाते हैं। रेशियो नंबर 7 इज ROCE। ROCE का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस रेशियो को कहा जाता है द किंग ऑफ ऑल रेशियोज। एक कंपनी का बाकी सब रेशियो एक तरफ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरफ। अगर आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लिया, मतलब आपने मेजर चंक, आपको बोलते हैं ना 80% रिसर्च इसी एक रेशियो के ऊपर हो जाती है आपकी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किंग ऑफ ऑल रेशियोज कहा जाता है इसको, ROCE। What is the formula for return on capital employed? It is net profits before tax and interest. Net profit before tax and interest upon total capital employed
इंटू 100। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका जो सोर्सेज और एप्लीकेशन का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल, ओन्ड फंड और बोरोड फंड। इसका कंसेप्ट क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। समझो आप 1 लाख रुपया आपके पास है और 1 लाख रुपया आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया बैंक में, फिक्स डिपॉजिट एफडी बना दी, तो कितना टका छूटेगा आपको? कितना? 6%, 5%, 6 भी नहीं मिलता है, सीनियर सिटीजन को देते हैं अभी 5% देते हैं आपको। तो 1 लाख रुपया डालोगे एफडी में तो साल का 5,000 रुपया मिलेगा। वही 1 लाख रुपया आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया तो आपको 6%, 7%। सॉरी, इक्विटी में भी डाल सकते हो, उधर ज्यादा मिलता है। 10 से 12%। कंपनीज इक्विटी में नहीं डालती, कंपनी तो धंधे में डालती। SIP हम कंपनीज में डाल सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग एज एन इन्वेस्टर आप एफडी बनाओगे तो 5%, गवर्नमेंट बॉन्ड बनाओगे तो 6%, 7%, प्रधानमंत्री वय वंदना सुकन्या समृद्धि योजना उस सब में डाला तो 60%, 7.5, पीपीएफ में डाला तो 7.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यस, किसमें? पीपीएफ में टैक्स बचता है बराबर है, लेकिन रिटर्न्स कितना है? नहीं होता है। शेयर्स के रिटर्न्स पे टैक्स नहीं लगता। शेयर के रिटर्न पे भी टैक्स लगता है, लेकिन पहले नहीं था, अभी लगता है, बट 10% ही है। तो तुम्हारा समझो शेयर्स 15% का रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड, तो 10% काट लो तो भी 13.5% हुआ, है ना। लेकिन तुम पीपीएफ में डालो 7.5% ही मिल रहा है, आफ्टर टैक्स भी 7.5% ही होता है। तो 7.5 और 13.5 में तो बहुत फर्क हो गया ना। तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में, 13.5, 14, 15% का रिटर्न वो, लेकिन हर साल फिक्स नहीं मिलता है, फ्लक्चुएट होके मिलता है। आप 8-10 साल अगर इन्वेस्ट करके रखोगे तो उतना मिलेगा, कंपाउंड होते रहता है। तो बोलने का मतलब आरओसी का मीनिंग क्या है? आरओसी का मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपया इस कंपनी को दिया, 1 लाख रुपया आपने सब जगह इन्वेस्ट किया तो आपको कितना मिला? 5%, 6%, 7%। अगर वही 1 लाख रुपया इस कंपनी में डाला आपने, तो ये कंपनी जो पैसा रेस कर रही है बाहर से, लोन या कैपिटल से, उसको बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। समझो कंपनी ने 50,000 का लोन लिया और 50,000 का शेयर कैपिटल, तो टोटल कंपनी में कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपया। बिजनेस में कितना पैसा है? 1 लाख। वो पैसा कंपनी कहीं कहीं इन्वेस्ट करेगी, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, धंधे में लगाएगी, और धंधे में से जो कमाएगी वो उसका रिटर्न हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो कमानी कितना टका है, दैट इज कॉल्ड एज आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि धंधे वाले जो कंपनी है उसने अपना पैसा जो लगाया हुआ है 1 लाख रुपया, वो कितने रेट से प्रॉफिट कमा रही है, वो कितने रेट से प्रॉफिट कमा रही है। समझो आपने एक भेलपुरी का ठेला लगाया 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, और आप साल का उसमें से 50,000 रुपया कमा लेते हो। कितना कमा लेते हो? 50,000। तो आपका आरओसी हुआ 50%। आरओसी हुआ 50%। कैसे 50%? द फॉर्मूला इज व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000 ओवर अ कैपिटल ऑफ 1 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 50%। तो ये जो आरओसी है इन केस ऑफ कंपनीज, what is the standard for this ROC? The standard is at least 15%, at least 15%। क्यों 15% दिया गया है? क्योंकि आप सोचो ना, आप अगर एफडी में रखोगे, बॉन्ड्स में, पीपीएफ में रखोगे तो कितना मिलने वाला है पैसा आपको? 7-8%। डिबेंचर में डालोगे 10-11% मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला। तो कम से कम इसका बेंचमार्क कितना रखा गया है? 15%। मतलब कोई भी कंपनी अगर आपको 15% से ज्यादा का आरओसी कमा के देती है, जैसे मैंने बताया ये जेम ऑफ अ कंपनी होती है, रेवेन्यू 10% ग्रोथ वाली, वैसे अगर कोई कंपनी 15% या उससे ज्यादा आरओसी कमा के देती है, मतलब दैट इज अ जेम ऑफ अ कंपनी, दैट इज अ जेम ऑफ अ कंपनी। लेकिन 1-2 साल में नहीं होना चाहिए, कम से कम 10-12 साल का डेटा देखने का। 10-12 साल में अगर आरओसी 15% से ऊपर है हर साल, देन दैट इज अ जेम ऑफ अ कंपनी। आरओसी का मतलब समझा? जो पैसा कंपनी धंधे में लगा रही है उस पर कितना रेट से प्रॉफिट्स कमा रही है। अगर कोई कंपनी का सेल्स है सपोज 1 लाख रुपया,
उसमें से COGS निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40,000, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला? 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला, ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझो निकाला हमने 30,000, तो आपको कितना मिला इधर प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला 30,000 रुपए। अब ये जो ऑपरेटिंग यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही है, और यहाँ पे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 खर्चा होता है, एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस। फाइनेंस में ना इंटरेस्ट भी आ जाता है, जो आप लोन फंड्स पे इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो भी आ जाता है। लेकिन काफी सारी कंपनी, अभी मॉडर्न फॉर्मेट आ गया, तो काफी सारी कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट को नहीं दिखाती है, वो लोग इंटरेस्ट पेड अलग से दिखाते हैं, इससे माइनस करके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस करके दिखाते हैं। इंटरेस्ट को खाली है ना फाइनेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं, अलग से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, जब तक लोन है तब तक इंटरेस्ट है, लोन चुक जाएगा इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढने के बाद आप इंटरेस्ट माइनस करते हो। तो इमेजिन करो ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? ये बिजनेस का सब इनकम और बिजनेस का सब एक्सपेंस, रेगुलर का जो रेगुलर बेसिस पे होता है, हर साल होता है, सब इनकम माइनस सब एक्सपेंस, उससे मिला हुआ प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट आपने किस पे कमाया? जो पैसा लगाया हुआ है उस पे कमाया। तो समझो बिजनेस में 1,00,000 रुपया लगाया हुआ है। कितना लगाया हुआ है? 1,00,000। 50,000 शेयर होल्डर फंड, 50,000 बोरोड फंड, टोटल मिला के कितना लगाया है? 1,00,000। जिसपे आपने कितना कमाया है? 30। इसमें से याद रखना इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, क्योंकि आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे ना तो बोरोड फंड का काम खत्म हो गया, फिर जो बचा हुआ है वो शेयर होल्डर फंड, ऐड नहीं करना है। माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है ना वो, तो वही लेने का। हाँ, अगर आपने इधर माइनस इंटरेस्ट किया है, समझो इंटरेस्ट 10,000 है, तो ये 20,000 हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो ये 20 में आप 10 ऐड करो तो ये 30 मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली कौन सा प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले। लॉजिकली आपका बिजनेस का रेगुलर इनकम और रेगुलर एक्सपेंस का डिफरेंस, ऑन एन एवरेज आप कितना कमा रहे हो? 30,000 ऑन अ कैपिटल ऑफ 1,00,000, तो कितना छूट रहा है आपका? 30% छूट रहा है। तो 30% इज कंसिडर्ड टू बी योर ROCE। इज इट गुड और बैड? इट इज वेरी गुड। क्या बैड? वेरी गुड। कितना बोला था बेंचमार्क? 15% से ऊपर हुआ तो वेरी गुड। आप काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज देखोगे मार्केट में, स्मॉल टू मिड कैप्स, जिनका ROCE 50%, 60%, 80%, 90% भी होता है। मतलब आपने कंपनी ने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो एक साल में वो 90,000 रुपया प्रॉफिट कमा रही है ऑन दैट 1,00,000। 90% ROCE है, ऐसा भी होता है। बट ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप में पॉसिबल है। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप मतलब लाइक द नेस्लेस, द HULs, द टाटास, द रिलायंसेस, इन्फोसिस, या फिर तुम्हारा HDFC बैंक, दीज आर ह्यूज कंपनी, विप्रो, पैन इंडिया लेवल की। इनमें इतना हाई ROCE दिखना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारा। और बहुत जगह पे तुमको मैं एक टेक्स्ट बुक दूं 100 पेजेस की और बोलूं कि पूरा साल यही पढ़ना, इसी में से आएगा एग्जाम, तोड़फोड़ करके मार्क्स लेके आओगे। तुमको मैं 100 टेक्स्ट बुक दे दूं और बोलूं कि उतना ही मार्क्स लेके आओ जितना एक सब्जेक्ट में लाए थे, 100 सब्जेक्ट में लेके दिखाओ। इज इट पॉसिबल? तो ऐसा ही होता है। जो छोटी कंपनीज होती हैं, दे आर लाइक डियर्स ऑफ द जंगल, दे कैन रन फास्ट, दे कैन ग्रो फास्ट। बिग कंपनीज आर लाइक एलिफेंट्स, दे कैन नॉट रन फास्ट, दे कैन नॉट ग्रो फास्ट, उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है, उनका ROCE भी कम हो जाता है। बट ऐसी जायंट कंपनीज भी अगर आपको 15% से ज्यादा ROCE कमा के देती हैं, मतलब बहुत अच्छा, बिकॉज यू आर गेटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी। ग्रोथ तो है ही, ROCE दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, और स्टेबिलिटी भी है, मतलब आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम। क्योंकि क्या होता है, स्मॉल कंपनी ROCE तो ज्यादा देती है, बट 10 में से 8 स्मॉल कंपनी मिड और लार्ज तक पहुंच नहीं पाती है। या तो कोई उनको खरीद लेता है या तो वो बंद हो जाती है। क्योंकि छोटे लेवल पे बिजनेस करना इज इजी, बट जब लेवल बड़ा हो जाता है तब कंपनी को बहुत दिक्कत होती है मैनेजमेंट करने में।
अभी एक अचीजा होटल है, एक घाटकोपर में ब्रांच है, उसी को मैनेज कर रहा है और साल का 20 लाख रुपया कमा रहा है। अभी उसको मैं बोलूँ कि पैन इंडिया 1000 ब्रांच ओपन का, हर एक ब्रांच से 20 लाख रुपया कमा के दिखा, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं। वो पूरा पैन, जितना साइज बढ़ता है उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, मैनेजमेंट डिफिकल्टीज बढ़ती हैं, अलग अलग एरिया के लॉज लागू हो जाते हैं, रीजनल डिफिकल्टीज होती हैं, तो बहुत जगह डील करना पड़ता है, तो आपके रिटर्न्स कम होते होते जाते हैं। तो ये जो जायंट्स ऑफ द जायंट्स मैं बोल रहा हूँ, ये जो ब्लू चिप्स जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े कंपनीज, रिलायंस, टाटा, विप्रोज, ये इनका आप screener.com एक साइट है, उस पर देखना आरओसी, ये 10-12 साल से 15% के ऊपर के ही आरओसी दे रही है, जायंट होते हुए भी। दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड कंपनीज। गॉट इट? तो आरओसी का फुल फॉर्म, व्हाट इज आरओसी का फुल फॉर्म? एक रेशियो अगर आपको चाहिए कि वो पिन पॉइंट करना है कंपनी को, हाँ या ना में डिसाइड करना है, तो ये देखने का वन सिंगल रेशियो, किंग ऑफ ऑल रेशियो, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने कितना पैसा डाला, उसमें कितना छूट रहा है, कैपिटल पे आप कितना कमा रहे हो। फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स इंटरेस्ट से पहले का जेन्युइन जो हर साल इनकम एक्सपेंस से कमा रहे हो, अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। स्टैंडर्ड इज 15% और हायर, 15% से हायर हुआ तो अच्छा है। बोलो, अगर समझो कंपनी का आरओसी ओरिजिनल 20% और वो बात 15% में दे सकते हैं, 5 खुद रखते हैं, ऐसा किसको देगी, क्या देगी? मतलब आरओसी मतलब रिटर्न लेता है ना। आरओसी का मतलब क्या? तू बिजनेस कर रहा है, सपोज तू अचीजा होटल चला रहा है, तूने खुद का कैपिटल डाला है अचीजा होटल में, 1 करोड़ रुपया कैपिटल से तूने चालू किया है, और अचीजा होटल हर साल 5 लाख का प्रॉफिट कर रही है, तो तेरा आरओसी हुआ 5%, वो तेरा प्रॉफिट है, तू कमा रहा है। हाँ, तो मैं कमा रहा हूँ, तेरा मतलब तेरा है, वो तो मैं कंपनी का। शेयर होल्डर हूँ ना उसका। हाँ, तू शेयर होल्डर, तू ओनर है। तो बाहर कम आरओसी बता के कुछ ज्यादा रखे, ऐसा होता है कभी? वो उसको बोलते हैं इंटरनल प्रमोटर है ना, फ्रॉड्स करके निकाल लेते हैं कैश, ऐसा भी होता है। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज ऐसा करते हैं कि बाहर कम दिखाएंगे और अंदर निकाल लेंगे पैसा, या होगा नहीं और शेयर प्राइस इन्फ्लेट करने के लिए ज्यादा दिखा देंगे। नहीं, अनिल अंबानी ने फ्रॉड्स कम किया है, उसका तो जेन्युइनली बिजनेस में लॉसेस हो गया था। उसके पास तो अभी भी पैसा है ना वो। नहीं, वो लिटरली कंगाल था, वो बेचारा एक्चुअल कंगाल था। आरओसी कितना है? इसने इन सब का इट इज मोर देन 10-15-20% से ऊपर है। यस, सच अ बिग लेवल। लायबिलिटी नहीं है उसका, लिमिटेड रहता है ना उसका, अनलिमिटेड भाई। लायबिलिटी लिमिटेड ही रहता है कंपनी में सबका, जिसका जितना कैपिटल डाला है उतना ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन का खाली क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस है, बट उन सबका आरओई इज मोर देन 15-20% पर ईयर। इसका तो जबरदस्त रहेगा। बट बोलने का मतलब वाई इनका आरओसी, मतलब उनका उनके इन्फ्लेशन के हिसाब से, अपना इधर इन्फ्लेशन ही 8% हो रहा है, तो इसमें 8% तो इन्फ्लेशन ही आ गया। समझो आप एफडी में डालते हो या बॉन्ड में डालते हो तो आपको कितना मिलेगा? 8%, और इन्फ्लेशन भी 8% इंडिया में चल रहा है, तो आपका कुछ रिटर्न एक्स्ट्रा हुआ नहीं। इधर आप डालोगे कंपनी में तो आपको कितना मिल रहा है? 15-20% का आरओई, मतलब इन्फ्लेशन काटने के बाद भी 10-12% हाथ में बचा। तो इन्फ्लेशन 1-2%। हाँ, तो उधर का आरओसी उसके इन्फ्लेशन के हिसाब से लेने का, मतलब 12-13% रहता है उनका, उन लोग का। हाँ उन लोग का ऐसे हम लोग किधर ज्यादा कम देते हैं। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन कम। बट रियल रिटर्न्स बोलते हैं ना, रियल रिटर्न्स आपको इकोनॉमिक्स में है, रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम। तो एक इन्फ्लेशन के साथ वाला, एक इन्फ्लेशन के बिना वाला। तो बिना वाला जो है वो दोनों का सेम है, अपना और वो लोग का, फॉरेन वालों का। इन्फ्लेशन के साथ इधर भी 7% ऐड, उधर 1% ऐड करो, ऐसा। तो बोलने का मतलब आरओसी इतना हाई लेवल पे मेंटेन करना है, 15 से ज्यादा % है कुछ नहीं। आपको 1 लाख रुपया डालना है, कितना रिटर्न आना चाहिए? 15,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन फिर भी जितनी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है 15-20,000, उसमें से हार्डली 500-600 कंपनीज ये टारगेट क्रॉस कर सकती, उससे ज्यादा कर नहीं रही, उसके नीचे ही है। 15-17, 15-12-10% के नीचे है काफी काफी सारे कंपनीज। इसको क्रॉस करने वाली खाली 500 से 600 कंपनीज है इंडिया, उससे ज्यादा नहीं। सर गोल्डमैन सैक्स के शेयर देगा लिस्टेड है इंडिया में? इंडिया में नहीं है, फॉरेन में। तो वैसे सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहते हैं, उनके ज्यादा रह जाएगा आरओसी? दो, हाँ, इन्वेस्ट
अच्छा बैंक होना जरूरी है उसमें भी। अभी वो तुम डबला बैंक रहेगा, अभी पंजाब नेशनल बैंक है और आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, लोग धंधा ही नहीं करते, ये लोग बैंकरप्ट हो चुका है 3 ये लोग का कुछ नहीं है रिटर्न, ये सबका भंगार है। प्राइवेट सेक्टर बैंक से एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसी एक्सिस है, इनका अच्छा है। यस बैंक बेकार निकला, प्राइवेट में भी बेकार। इवन फेडरल बैंक इज नॉट दैट गुड तुम्हारा। बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं, गवर्नमेंट बैंक कुछ रिटर्न नहीं, 2-3 बार बैंकरप्ट हो गया, क्या प्रॉफिट, लॉस में बंद हो गया, लाइबिलिटीज बढ़ होके उसको रिकैपिटलाइज किया पैसा, अपने नहीं डूबते गवर्नमेंट। तुम्हारा एफडी से नहीं है, लेकिन उसका शेयर खरीदो तो बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा बिजनेस में पैसा डाल के मतलब। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द लास्ट रेशियो। अभी एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्चुअली है ना, कंपनी जब भी कोई, वही तो बोल रहा हूँ सुनो तो, आरओआई जो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी को कोई मशीन खरीदनी है, कोई एसेट खरीदना है, तो वो एक बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करती है कि एसेट खरीदने से अपना फायदा होगा कि नुकसान। तो अगर वो चेक करती है कि उसको एक मशीन 2 लाख की मिल रही है, कितने की, 2 लाख की, तो 2 लाख रुपया मशीन में डालेगी और सोचेगी कि भाई इस मशीन से इतना सेल्स होएगा, प्रोडक्शन होएगा, खर्चा वर्चा होएगा, तो इस मशीन से नेट नेट हम लोग कितना 7,000 रुपया कमा पाएंगे, कितना 7,000 रुपया हर साल कमा पाएंगे इस मशीन में इन्वेस्ट करके। तो कितना टका छूटा अपना, 7,000 ऑफ 2 लाख मतलब 3.5%। डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन दिस मशीन? पागल है क्या मैं, मशीन में डालने वाले सेविंग में पैसा रख दूंगा, 3.5% मेरे को उधर से मिलता है, तो मैं डालूंगा नहीं। बट यही मैं आपको बोलूं कि ये मशीन में पैसा डालने के बाद आपको हर साल 70,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो 35% का रिटर्न हुआ, इसको बोलते हैं आरओआई, इसको बोलते हैं आरओआई। सो इन्वेस्टेबल है। तो ये डिसीजन कंपनी लेती है जब उसको कुछ एसेट खरीदना होता है, कोई भी एसेट खरीदना होता है, पर्टिकुलर मशीन, पर्टिकुलर प्लांट, पर्टिकुलर मोटर कार, पर्टिकुलर इंजन, तो उसमें वो डिसाइड करती है कि भाई कितना रिटर्न आएगा, अगर रिटर्न अच्छा है तो इन्वेस्ट करेगी, वरना नहीं। उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भी आपको आपको सैडली ये वाला कंसेप्ट नहीं है, कंपनी जब एसेट परचेज की डिसीजन लेती है वो वाला आपको है ही नहीं। आपके लिए दोनों को सेम रखा गया, आरओसी और आरओआई बोथ आर सेम। तो आरओसी में क्या होता है, हम एसेट को नहीं देख रहे हैं, हम एक कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी में पैसा डाला तो कंपनी क्या रेट से रिटर्न कमा रही है, दैट इज कॉल्ड एज आरओसीई। और आरओआई मतलब उस कंपनी ने अगर कोई एसेट खरीदना है तो उस एसेट से कितना रिटर्न मिलेगा उसको कंपेयर करते वक्त दे विल चेक आरओआई। तो दोनों में फर्क है, आरओसी इज फॉर द होल कंपनी, होल बिजनेस, एंड आरओआई इज फॉर इंडिविजुअल एसेट इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। बट आपके लिए दोनों 12th स्टैंडर्ड में एक्चुअली रॉन्ग है, बट वो कंसेप्ट डाला ही नहीं है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। आरओआई एंड आरओसी, आपको क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी आए, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, नहीं, आरओआई डिफर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिफर्स। आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बाजू वाला इंडस्ट्री का मशीन्स वगैरह वो क्या रेट से रिटर्न दे रहा है, हर एक इक्विपमेंट का रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग रहता है। मशीन कभी 10% देगा, कोई 15% देगा, कोई 8% देगा, कोई 12%। वो सब कैलकुलेट करने के बाद, पूरा डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सब एडजस्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट होता है वो देखती है। गॉट इट? सो दैट वाज योर आरओआई एंड आरओसी, दोनों का फॉर्मूला आपके लिए सेम, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के लिए दोनों सेम। अभी आ जाओ सम नंबर 11 पे। सब एक सम नंबर 11 ऑल ऑफ यू। इसमें कुछ कॉलम नहीं बनाना है, नहीं, ये रेशियो सीधा मैथ्स के जैसे। देखो 11th, अ कंपनी एट द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, आपको पूछा है कैलकुलेट करंट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो?
अरे अरे अरे, करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. तो स्टार्ट विथ करंट एसेट. करंट एसेट क्या क्या दिए हुए हैं आपको दिख रहा है? डेटर्स आर 60 प्लस स्टॉक इज 30 प्लस loose tools are how much? 10. बराबर है. You get 60 plus 30 plus 10, that is 1 lakh. What are your current liabilities over here? You got creditors are 30 plus bills payable are 20 plus loose tools, bank overdraft, loose tool asset, current asset, and bank overdraft. 10,000. Bank overdraft is 10,000. So what is your total? 60,000. So what is your current ratio का formula? Current asset upon current liability. That is 1 lakh upon 60,000, which is how much? 5:3. 5:3. That's your current ratio, 5:3. तो लेट हो गया. सर कॉलेज के एग्जाम नहीं पता खाना खाना था उसमें लेट हो गया. मैंने देखा ही नहीं मैसेज. कॉलेज में खत्म हुआ बाद में देखा मैसेज. मैंने बोला चल जाके क्योंकि कॉलेज भी जाना था आज. आईडी कार्ड का कुछ था. पहला ही सम है, फॉर्मूला ही डिस्कस करना है. कर लो, चालू करो. 11th सम. 5:3 is your current ratio. 5:3 is your current ratio. ठीक है. अरे कितने मार्क के क्वेश्चन रहते हैं? ये 8 मार्क के लिए 2 से 3 रेशियो पूछ सकते हैं. ऐसा एक है, 2 से 3 आ सकते हैं. इजी, दिस इज वेरी इजी. क्वेश्चन 12. फॉर्मूला, हाँ, करंट रेशियो ढूंढना. क्वेश्चन 4 सम करंट है नहीं दे पाए और आज काफी सारे. करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी वेर 1,50,000 एंड करंट रेशियो इज 3:1. कैन यू कैलकुलेट करंट एसेट्स? करंट लाइबिलिटी दिया है 1,50,000 और करंट रेशियो इज व्हाट? 3:1. सो व्हाट इज योर करंट एसेट? 1,50,000 अपॉन 3 के इंटू 3. करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. बराबर है. So current asset upon 1,50,000. Okay. So what is your current asset? 3 into 1,50,000, which is 4,50,000. समझाइए. DRS? Debtor, stock, loose tool, ये current asset. Creditor, BP, bank OD, these are current liabilities. Right. Next one. Question 13 पे आ जाओ. क्वेश्चन 13 है ना, एक्चुअली 2 है. वो पहला वाला एक लाइन का ही है, उसके नीचे है ना, उसको बी कर दो. 13A और 13B. नीचे वाला अलग है, वो सिंगल लाइन वाला अलग है, दोनों अलग क्वेश्चन. 13A एक लाइन का ही है और 13B नीचे वो दिया हुआ है. टोटल एसेट्स वगैरह से वो 13B है. 13A वाला करो पहले. करंट एसेट्स आर 6 lakhs. करंट रेशियो इज 2:1. व्हाट विल बी द करंट लायबिलिटी? सिंपल. क्या होगा? करंट एसेट्स आर 6 lakhs. करंट रेशियो इज 2:1. So what will be your current liabilities? 1 दो साइड जाएगा तो 6 लाख into 1 ऐसा होगा ना. What is 6 lakhs divided by 2 3 lakhs आएगा. 3 lakhs? Hello. Current ratio is 2:1. Current assets are 6 lakhs. So what is current liability? Current ratio कैसे मिलता है? Current asset upon current liability. 6 lakh upon current liability is 2/1.
So what are current liabilities? 6 lakh divided by 2, which is 3 lakhs. Is this clear? मिला? This is question 13. अभी 13B नाम दे देना उसको, फर्स्ट को 13A बोल देना, एक लाइन वाला। 13B नीचे दिया है डेटा, समझ रहा है? ये पजल के जैसा है, कुछ मिसिंग फिगर रहेगा, फॉर्मूला में डालो एंड गेट द आंसर। देखो बी वाला देखो, करंट एसेट्स ऑफ द सॉरी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आर 2,20,000, टोटल एसेट दिया हुआ है 2,20,000। सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अरे फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि नेट प्रॉफिट आएगा? कुछ भी मत बोल, बैलेंस शीट का डेटा में किधर प्रॉफिट ढूंढ रहा है? दिस इज टोटल एसेट, इधर फिक्स्ड एसेट, और क्या दिया अपने को? कैपिटल अलॉटमेंट ऑफ फॉर एप्लीकेशन सर वो एम्प्लॉयड रेशियो वो ढूंढेंगे नहीं, आरओसी पीछे देखो भाई, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये डेटा में से करंट एसेट ढूंढना है, कैसे ढूंढेगा? हाँ, टोटल माइनस टोटल एसेट में क्या होता है? फिक्स, इन्वेस्टमेंट और करंट, तीन होते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, टोटल एसेट दिया। टोटल एसेट में तीन एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। बराबर, इन्वेस्टमेंट तो नील है, तो आपका जो टोटल एसेट है उसके अंदर दो ही आइटम है, इधर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, बराबर है। और टोटल एसेट अपने को मालूम है कितना है? 2,20,000। फिक्स्ड एसेट भी मालूम है अपने को 1,00,000। व्हाट आर योर करंट एसेट? करंट एसेट्स आर नथिंग बट 220 minus 1,00,000, which is how much? 120. 120. 1,20,000 आपके करंट एसेट आ गए, समझा कि नहीं? 1,20,000 आपके करंट एसेट आ गए ना। अब दूसरा क्या चाहिए करंट रेशियो के लिए? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे ढूंढो? ये कैसे मिलता है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है? बैलेंस शीट वर्टिकल आपने किया है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल फंड्स अप्लाइड अवेलेबल। हाँ, ये कौन से तीन ऐड करके? हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट। ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये क्या है? बैलेंस शीट का टोटल है। टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड एम्प्लॉयड करते हो ना, उसी को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, समझा? तो ये क्या है? इसके अंदर वो लायबिलिटी में दो है, शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड, और एसेट में तीन, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड नेट वर्किंग कैपिटल। उसका टोटल है कितना? 2,00,000। तो व्हाट इज दिस कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। समझ आया? अभी ये मालूम है अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2,00,000। फिक्स्ड एसेट कितना है? 1,00,000। इन्वेस्टमेंट क्या है? नील, दिया है क्वेश्चन में। तो फिर यहां से कैन यू गेट नेट वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल? 2,00,000 minus 1,00,000, 2,00,000 minus 1,00,000, which is 1,00,000। अच्छा, एक और चीज अपने को मालूम है, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे ढूंढते हो आप? व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल का अंदर? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,00,000, और अपने को करंट एसेट तो मालूम है 120 माइनस 1,00,000
is equal to current liability. So therefore current liabilities are how much? 20,000. बात समझ आई? कहाँ से क्या मिला देखा? कैपिटल वो वाला है, वो फॉर्मूला किधर दिया? ये फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं ना वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप? लायबिलिटी में 2 लिखते हो, शेयर होल्डर और बोरोड, और एसेट में 3, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और नेट वर्किंग कैपिटल. उसका जो टोटल मिलता है ना वही कैपिटल एम्प्लॉयड. टोटल फंड्स अवेलेबल एंड टोटल फंड एम्प्लॉयड. टोटल फंड एम्प्लॉयड इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट इज वन एंड द सेम. ये बैलेंस शीट का टोटल है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, मिल गए. करंट एसेट भी मिल गए, करंट लायबिलिटी भी मिल गए. अब करंट रेशियो क्या होगा आपका? व्हाट इज करंट रेशियो? करंट एसेट अपॉन current liability, which is 1,20,000 divided by 20, which is how much? 6:1. 6:1. इधर आपको कुछ ये नहीं लिखना है, अच्छा बुरा, स्टैंडर्ड, आपका जजमेंट, कमेंट्स, कुछ लिखने की जरूरत. सीधा कैलकुलेशन. 6:1 is the answer. Comfortable? बस यही था. चलो ट्राई करो 14th वाला खुद से. 14 में भी 2 है. 14A 14B कर दो उसको. एक लाइन वाला ऊपर है ना वो 14A है, फिर वो करंट लायबिलिटीज से जो चालू होता है वो 14B है. अरे नहीं, एक मिनट, सॉरी 1 मिनट. 14 वर्किंग कैपिटल, हाँ बराबर है. 2 ही है. 14A अलग है, 14B अलग है. 14A एक लाइन वाला है, 14B नीचे वाला. 2 है, अलग है. पहला 14A करो. 14A एक ही लाइन का क्वेश्चन है. 14A में क्या पूछा है देखो. व्हाट इज द क्वेश्चन? 14 में क्या करने का है अपने को? क्विक रेशियो. How do you find out quick ratio? What is the formula for quick ratio? Quick asset upon quick liability. Quick माने liquid. Liquid asset upon liquid liability. What are liquid assets? नहीं, माइनस करना है उसको. मतलब क्विक करंट एसेट ना, लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट कैसे ढूंढते? माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड. हाँ, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड. तो इसमें वो पहला लाइन, हाँ, पहला लाइन वाला एक है, नीचे वाला दूसरा है. ए और बी है. क्वेश्चन 14A. ए वाला एक ही लाइन का क्वेश्चन है. हो गया यहाँ तक? कर लो कंप्लीट. कितना, महक, वंदित, आरुषि. સર સમ કરું છું એટલે બંધ કર્યું. તો શું થઈ ગયું? मतलब टेस्ट में नहीं आए थे उधर, मेरे को लगा आने वाले थे, मुझे डाउट था. पर वरुण गोंडाले ने एक्सप्लेन किया ना. चलो टेस्ट के बीच में नहीं, मतलब पहले लेक्चर में था. चलो मुझे बताओ, क्विक रेशियो पूछा है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी. बराबर है. हाउ डू यू फाइंड आउट क्विक एसेट? इट इज करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. बराबर है. डू यू हैव करंट एसेट? क्विक मतलब लिक्विड. 2-3 महीने में जिससे पैसा आ जाए, तुरंत बिक जाएगा. सो 2-3 महीने में पैसा आने वाला एसेट, दे आर कॉल्ड एज क्विक एसेट, लिक्विड एसेट. तो हाँ, माइनस. अरे यार, लिक्विड एसेट is equal to what? Current asset minus stock minus prepaid expense. मतलब तेरे को कहीं का स्टॉक बेचना है वो कम प्राइस में बेचना पड़ेगा. सीधा सीधा पैसा मिलेगा नहीं. लिक्विड एसेट नहीं, रोलिंग नहीं, फटाफट नहीं मिलेगा. तो टोटल करंट एसेट में से इनको हटा दो, ये नॉन लिक्विड है, इनसे फटाफट पैसा आने वाला नहीं है. तो करंट एसेट दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन, 60,000 माइनस स्टॉक कितना है? 10,000.
माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 4000, तो आपको मिल जाएगा लिक्विड एसेट विच इज 46,000, बराबर है। अब लिक्विड लायबिलिटी ढूंढना है अपने को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिक्विड लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस प्री रिसीव्ड इनकम। अब देखो उधर दिया है कुछ लिक्विड लायबिलिटी, लेकिन एक हिंट दी, हाँ वर्किंग कैपिटल से क्या मिलेगा? करंट लायबिलिटी। तो चलो पहले वो तो ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? 60,000 माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल इज 50,000, 10,000 दिस इज इक्वल टू 60 माइनस करंट लायबिलिटी। सो व्हाट आर योर करंट लायबिलिटी? 10,000, बराबर है। अभी करंट लायबिलिटी तो मिल गया, इससे लिक्विड लायबिलिटी ढूंढना है, बट अरे वो अलग है, बी अलग है, ए अलग है, पूरा अलग क्वेश्चन। सर ये वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी मिला, करंट से क्विक लायबिलिटी ढूंढना है, कौन सा? क्विक लायबिलिटी। बट डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? नहीं है तो नील। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू 10. So what is your quick ratio now? Quick asset upon quick liability, which is 46 divided by 10, which is 4.6 is to 4.6 is to 1. समझा? 4.6 is to 1. That's your quick ratio, yeah, liquid ratio. 46,000 divided by 10,000. दिमाग चलना चाहिए, मैथ्स के जैसा। कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर दिया रहेगा, फॉर्मूला डालो, मिसिंग फिगर ढूंढो। चलो बी वाला ट्राई करो, अभी दिमाग लगाओ खुद, उसमें भी क्विक रेशियो ढूंढना है। 14B ट्राई करो खुद से। 4.6 is to 1. 4.6. Is it good or bad? Quick ratio of 4.6 is to 1. Sir, bad. 1:1 काम है। Why it is bad? क्योंकि ऊपर करंट बड़ा है। करंट एसेट ज्यादा और लायबिलिटी कम है। बहुत ज्यादा अपने करंट एसेट मतलब लिक्विड एसेट में ज्यादा पैसे ब्लॉक कर दिए, उतनी जरूरत नहीं। उसमें से आपको कुछ पैसा रिटर्न प्रॉफिट वॉफिट मिलने वाला ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही पड़ा है। सर ये 6:1 पे ये भी खराबी है 6:1, ये 2:1 जितना होना चाहिए करंट रेशियो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। अरे तू करना है, तू तैयारी कर। बीच के कपड़े लेने पड़े। चड्डी लेने का एक, अरे गोवा वाला शर्ट आता ना, स्कूबा डाइविंग का सूट लेके घूमेगा। गोवा वाला शर्ट आता ना, फुल का इसका लेगा ये। चलो करो। अच्छा पहनेगा अपना लाइफ गार्ड एकदम। करो फटाफट। बोर्ड वाले यार गुड फास्ट, कम ऑन काफी सम्स करना है फटाफट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करना है, गुड फास्ट। 14B करो फटाफट चलो। सर इसमें वर्किंग कैप से करंट एसेट है ना, दिमाग लगाओ खुद, चलो अभी तो 4:1 आया। फाइनल आंसर हाँ कर भी लिया। हाँ करंट लायबिलिटी नहीं, रॉन्ग है कीर्तना का, कीर्तना जी रॉन्ग है, कीर्तना जी रॉन्ग है। करंट लायबिलिटी 1 लाख है ना? राइट, क्विक लायबिलिटी 1 है। सॉरी, क्विक लायबिलिटी। फिर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट 5 लाख है। नहीं, पैसा लिक्विड लाइबिलिटीज क्या है? लिक्विड लायबिलिटी 1 लाख आएगा ना। So working capital is equal to current asset minus current liability. यस, So I will say नील नहीं दिया तो नील। कीर्तना देखो मिस्टेक है। सर लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? okay, so
करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. यस कितना? 5,50,000. हाँ. So what are your liquid assets? They will be 450. 450. Yeah. 450 upon 1 would be 4.5. सर क्विक लायबिलिटीज का जो रेशियो है Quick liability is current liability minus bank OD minus income received. तो डायरेक्टली क्यों लिख दिया? अरे दोनों नहीं दिया था ना, बैंक ओडी और प्री रिसीव्ड इनकम तो नहीं दिया. क्विक एसेट 4,50,000 है. परफेक्ट. देखो यशराज भाग रहा है एकदम. वर्किंग सॉरी क्विक एसेट 5 के लिए भाग रहा है. ये लोग अटक गए. नहीं मेरे को आ गया. करो. करंट एसेट 5,50,000 बराबर. अभी आगे बढ़ रहा हूँ. और वो करंट लायबिलिटी तो हाँ 1,50,000 क्विक लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस वर्किंग बैंक ओडी. लगाओ दिमाग लगाओ. कम ऑन. सर 4.5:1 है. हाँ परफेक्ट. यार एक्सपेंस नहीं दिया तो नहीं लो ना. प्री रिसीव्ड इनकम. अरे करंट एसेट जो उनको करंट एसेट जो उनको 4,50,000 आएगा ना? 4,50,000 क्या? करंट एसेट. क्विक हाँ एसेट. सर, करंट एसेट. क्विक एसेट ना. करंट क्विक लायबिलिटी 1,00,000 है. Current asset are 5,50,000 and quick asset are 450. क्विक लायबिलिटी 1,00,000. Perfect. The quick asset. 4.5:1 है. Quick asset are 4,50,000. Can I leave around 3:30? हाँ, I'll leave you by 3:30. समझ में आया. अभी बहुत इजी लग रहा है. सिर्फ फॉर्मूला वायर जो इजी लगेगा. फॉर्मूला वायर जो इजी लगेगा. देखो शुरू कहाँ से करना है. देखो पहले करंट लायबिलिटी मालूम है और वर्किंग कैपिटल मालूम है. करंट लायबिलिटी 150 है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख है, तो करंट एसेट कितना हुआ? 550. क्विक एसेट 4,50,000 है. राइट. यस यस. अभी करंट एसेट से क्विक एसेट ढूंढो. कैसे? माइनस स्टॉक. प्रीपेड तो है नहीं तो नील करो. 450 आ गया. समझा कि नहीं? ओए और करंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी माइनस करो बिना आपके 1,00,000 आएगा. तो 1,00,000 आ जाएगा. 4.5:1 करो. करो फटाफट. सर ये गटर लक्ष्य का अभी भी समझ नहीं पड़ा. बोल. करंट लायबिलिटी कितनी है? हां हम ये फार्मूला को है. करंट क्विक लायबिलिटी फाइंड करेंगे. फार्मूला को है सीए की लायबिलिटी में सीएल है. सीएल माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट जो प्री रिसीव्ड सर 9:2. हां सॉरी सर 9:2 राइट. 4.5:1. 4.5:1 is 9:2. अच्छा वैसे वो कन्वर्ट करना है. अरे 4.5:1 भी चलेगा. चलेगा ना. मैंने तो उतना ही किया. इतना मतलब ये खराब है. 1:1 होना चाहिए. ऐसे ही पैसा पड़ा है. बराबर. सर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा. खुद से किया. करो. पेट पे सर खींचने में लगा चौड़ा. 21st मिला भी. डन. चलो 21st सम पे आ जाओ. सम नंबर 21 घर वालों को मिला. यस. चलो 21st सम. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी आपको मैंने बोला था ROC ROI बोथ आर वन एंड द सेम. देखो क्या दिया. प्रॉफिट अर्न्ड. एक ही प्रॉफिट दिया है तो वही प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आगे कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, लोन दिया है. इससे क्या मिलेगा? इंटरनल लायबिलिटी. कैपिटल रिजर्व और लोन्स भी है. अच्छा अरे वो मिलेगा. नेट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड और लोन भी है. एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन बोलो या सोर्सेज बोलो. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. टोटल फंड्स मिल जाएंगे ना. तो आपका प्रॉफिट कितना है? 50,000. और बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 5 लाख. 5 लाख रुपया. शेयर होल्डर प्लस बोरोड
खुद का पैसा 3 लाख लगाया हुआ है, बोरोड का कितना है 2 लाख, तो टोटल मिला के कितना लगाया 5 लाख पे कितना कमा रहे हो, तो कितना रेट से कमा रहे हो 50%. बे- 10%। अरे हमारे 10 तो प्लस 5 लाख का कैपिटल लगाया है। मैं 1 लाख का समझ गया। अरे पढ़ो उधर, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ओनर का कितना लगा है, ओनर में क्या रहता है शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड माइनस 50 शेयर एसेट, बोरोड में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, टोटल पैसा कितना लगाया 5 लाख, 5 लाख पे कितना कमा रहे हो 50,000, तो 10% हुआ। प्रॉफिट इज 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड में तीनों को ऐड करने का 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, 2 lakh plus 1 lakh plus 2 lakh, that is how much 5 lakh. So what is your ROCE? It is 50,000 divided by 5 lakhs into 100. What is the rate? बोलो, good or bad? गुड नहीं है, Bad. एकदम बैड है। 15% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन काफी सारे 12-13 हजार कंपनीज इसके नीचे का रिटर्न देते हैं। 3% ऊपर इंटरेस्ट। बस 2 से 3%, वो भी धंधा करने के बाद। इतना डिबेंचर भी दे देते आपको 8-10%, बैठे बैठे मिला 10% ROCE है। दिमाग लगाओ, 20 सेकेंड करो खुद से, 20 सेकेंड, 22 खुद से करो, चलो 22 खुद से करो फटाफट। सर आप घर पे देखिए, आप भी बाहर घर पे सर करा ना, वो विकेट नहीं जा रहा था, अंदर से कितना बुरा लग रहा था। वो इतने मीम्स बन लो, ऐसा स्क्विड गेम्स वाला वैसे ही बैठा था पूरा, ऐसा ना औकात गिरा दिया, औकात गिरा दिया। पहले सर आपने जो वीडियो दिया 20 सेकेंड ना, सर स्टोरी देख लिया वो हो गया। वही ऐसा रहता है, मेरा पूरी देखा सही। वैसा आ चुका है कितना, एक हंगर गेम्स आया है, दुबई में ना ये ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग करना ना, तो डिस्ट्रिक्ट को ऐसे मारेगा थोड़ी, पागल है क्या, जेल में डाल दे। मारा रो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला वीडियो भैया, उसके बारे में छोड़ो पता। अरे वो होने के बाद बॉडी करता है ना, उसका सब किडनी लाकर आगे निकल के बेचते हैं। चलो फटाफट, चाइनीज को ही बेचते हैं। आंसर आ गया तेरे को? 20 सेकेंड का आंसर आ गया, परफेक्ट। कैसे किया? करो, दिमाग लगाओ, कैसे किया, क्या सीधा पूछने का। 20 सेकंड ना, तुम बिजनेस में है, इतना डेटा दिया है, ढूंढो ROCE अपना, कितना रेट से कमा रहे हो ढूंढो। ROCE पूछो, क्वेश्चन देखो बराबर। तो सर हम लोग को अपना नेट प्रॉफिट इससे मिलेगा ना, सेल्स माइनस COGS, और भी कुछ है? माइनस ऑपरेटिंग स्टॉक, तो इससे 10 लाख माइनस 5 2 लाख के नेट, तो 2 लाख अपॉन 10, 2 लाख अपॉन 10 लाख इनटू, अबे 2 लाख अपॉन 5 लाख इनटू है, बरोबर। क्या लीक मिलेगा 40% बराबर। आपको समझा क्या करना है उस सब में? पहले सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, मतलब पूरा दिखने का। 2 लाख है। प्रॉफिट इज 2 lakhs and capital employed is 5 lakhs. पहले प्रॉफिट ढूंढो, सॉरी 40% आ रहा है, 40%, 40% आना चाहिए, 40%, 2 lakh upon 5 lakh। प्रॉफिट कमाए 2 लाख, कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है 5, तो कितना रेट से कमा रहे हो 40%, वेरी गुड रिटर्न। सबको आया घर वाले? बहुत अच्छा। सम नंबर
सम नंबर 36 खुद से करो. सम नंबर 36, डू इट ऑन योर ओन. 36 करो. 36. 36 करो और वाइट. 36 और 37 दोनों करो. 36 37 फास्ट. क्या ढूंढ रहे हैं? करंट रेशियो ढूंढना है. करंट एसेट माइनस करंट अपॉन करंट लायबिलिटी आएगा. करंट एसेट ऐसे ढूंढेगा. करंट लायबिलिटी. अबे स्टॉक करंट एसेट आएगा. ऐड करेंगे ना. यूज टू ऐड करेंगे. 1 lakh 40, 1 lakh 60. हाँ 1 lakh 60 है ना उसका टोटल करंट एसेट. ये बैंक. अरे भाई ये कुछ घोटाला लग रहा है. अरे क्रेडिटर 60,000 है, बिल्स पेबल 40 है, स्टॉक 60 है, बैंक ओडी 20 है. 60,000. अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे है. सर बराबर करके. अच्छा ये बनाने का है क्या इसमें? नहीं रे. जब भाई अमाउंट समझा आपको. देखो, डेटर्स आर 1,20,000, क्रेडिटर्स आर 60, बिल्स पेबल आर 40, स्टॉक इज 60, लूज टूल्स आर 20 एंड बैंक कोड इज 20. सीधा सीधा देखते जाओ, लाइन में मिलते जाओ. 2 लाख. अरे करो कैलकुलेट, लिखो उधर. लिखना है यार. 5:6 आ रहा है. कितना? 5:6. रॉन्ग. 60 plus 20, 80 plus 20. Well, 80 plus 40. Current assets are 1 lakh and current liabilities are 1,20,000. रॉन्ग. Interest on 1 lakh 20 आएगा. हाँ राइट. तो आएगा अपना. लिख नहीं रहा है, पक्का है. लिख फटाफट. बुक चेक करेगा बाद में बिठा के लिख. 5 कौन सा सम है? 36. 36 करो फिर 37 करो फटाफट. 1,20,000 plus The amounts तो बोलो current asset और current liability. 2 lakh and 1,20,000. 2 lakh plus 20 Or 2 lakhs. Oh, okay. 20 plus 60 plus डेटर्स का 120 प्लस स्टॉक का 60 प्लस लूज टूल्स का 20. 60 नहीं 60 40 2 lakh is current asset. 2 lakh upon 1 lakh into 100. अबे 120. हाँ 120 यार वो 20% मिला 3 5:3. दूसरा भी करने का 37. So 5:3. 5:3 करेक्ट. So next वाले में तो 3 lakh ही आया ना current liability. करंट लायबिलिटी 3 lakhs बराबर है. सरस कितने बजे छोड़ोगे? बस अभी लास्ट कंसेप्ट सीजन. जल्दी छूट गए. एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा. 3 lakhs. करंट लायबिलिटीज आर 3 lakhs. पहले 5:3 मिला 36 का. घर वाले को मिला. घर वाले 5:3 क्लियर है. 37 का आया 3 लाख. 37 का आया 3 लाख. आया क्या? करो फटाफट. कल फुटबॉल का मैच था ना, मैन यूनाइटेड और लिवरपूल. 5-0 हारा है. इंडिया 8 डाल दिया. 38 पाकिस्तान में 10 हारा है. 30
8 is for homework. 38 38 दो विकेट की हार है ना। अच्छा हाँ 38 41 एंड 42 तीन सम होमवर्क है। 38 41 42 सर आप ये सर दो होमवर्क है। अरे बहुत छोटा छोटा सम है। 38 और 38 41 सर 42 होप बेटा है 7 दिया। बेटा है। 38 41 उसको 42 बोलो होमवर्क नोटिस करे, साला मेरे को फोन कर करके परेशान करते हैं। वो मेरे से भी पूछ ही रहा था। करो फटाफट करो। सबको पूछता है मेरे को भी पूछता है कौन सा था लास्ट लेक्चर का होमवर्क? आपको ग्रेड करना है। लास्ट लेक्चर होमवर्क कौन सा था? 41 था शायद। हाथ में पसीना हो रहा है हाँ 41 एक था बराबर। एक ही सम था ना 41। हाँ सर मैं लिया वो एसी कुछ 41 था 41। लास्ट लेक्चर का 41 था और ये लेक्चर का 38 41 41 दिया था मैंने। हाँ सर रिपीट 41 दिया था क्या होमवर्क? सर लास्ट लेक्चर નું हाँ, હતું. 37 रिपीट हो गया ना। हाँ 41 But, લાસ્ટ લેક્ચર નું હોમવર્ક હતું तीन સર. ही आ रहा है, तीन हाँ ठीक है तो ये अगर किया हुआ है तो मत करो। 38 और 42 कर लेना। अदरवाइज 38 41 42 तीनों होमवर्क है लिख लेता हूँ, अगर बाद में दिखा क्लियर नहीं करेंगे तो चलेगा। और कर दिया तो अच्छा है, वापस हो जाएगा। हाँ सर 38 का 3:1 रेशियो आ रहा है 38 का होमवर्क सम. तो अभी कौन सा सम करते हैं? 38 का अभी होमवर्क है, अभी कर लिया तुमने। हाँ सर. मैंने नहीं किया। 11 लाख माइनस 2 9 लाख 3:1 आया ना आंसर? हाँ 3:1. बराबर है, करेक्ट है, परफेक्ट। 3:1 चलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो। लास्ट कंसेप्ट क्विक। टेक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। 37 के बाद बस 37 के बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। बोला था मैंने, ग्रुप में मैसेज डाला हुआ। वो है ना अपना PDF। मोबाइल पे ले लो ना पीडीएफ। सर फिर से रीसेंड करो ना मिल रहा नहीं तो कम क्यों 800 मेरा सर इसको किया था, ये स्क्रॉल भी नहीं कर पा मेरे को नहीं पता था। चलो वीडियोज ऑन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ध्यान से देखो, कौन सा पेज? पेज 359। एक्स्ट्रा वाले पाएगा ना इधर तेरा मतलब मोबाइल पे निकालो। ट्यूबलाइट सर ने बोला मोबाइल पे देख, सर खुद भी मोबाइल पे ही है। करंट पेज नंबर 359। मालूम पड़ती है ना। हाँ अफ्रीकन दिवाली का स्टॉक है ना, घर पे ही खत्म कर दिया। चलो राइट नाउ पेज 359। वो कुछ चाचा का लगता है। ध्यान से देखो पेज 359। ओ भाई साइड में स्क्रॉल रहता है, ऐसा ड्रैग कर ले उसको, 2 सेकंड में आ जाएगा। ये आईफोन का लेना ऐसे ही रहता है भाई। ये आईफोन वाले चीप भी दबा। चलो ये तेरे को ना सेंड किया था, थोड़ा स्क्रॉल अप कर वीडियो। 359 पे यू हैव गॉट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से देखो अभी। व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? ये राधिक किस में नहीं है, ये राधिक फटाफट पेज नंबर 359। एक सेंड करो ना, हम लोगों को मजा आएगा। अभी नहीं है, अबे होता है यार, लोग भी तेरे साथ पहले ना तो ऐसे ऐसे करने का, तेरी इसमें सफेद कलर है। देखो सेंड किया है फटाफट टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सेंड किया है, ओपन करो फटाफट। सर मेरे पे चिल्ला रहा था, अभी कुछ को नहीं मिल रहा है। हाँ वीडियो को भेजता हूँ किशन पे जानना है बराबर। अगेन मिली मिला 359। हेलो सर पेज 359 359। सी
कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए वी लुक एट 3 स्टेटमेंट्स. वन इज वर्टिकल बैलेंस शीट, द सेकेंड वन इज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन मोर इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर रेवेन्यू स्टेटमेंट. रेवेन्यू स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. What is a cash flow statement? As the name suggests, cash flow. As the name suggests, cash flow. आपने कैश अकाउंट बनाया, एडमिशन में बनाते थे कैश अकाउंट, रिटायरमेंट में बनाते थे, डेथ में बनाते थे, डिसोल्यूशन में बनाते थे, इवन एनपीओ में आप करते हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. वो क्या दिखाते हैं? कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा गया. ये कंपनी का कैश अकाउंट जैसा ही होता है. ठीक है. इसमें और कैश अकाउंट में क्या फर्क है? कैश अकाउंट में खाली इतना दिखता है कि पैसा आया, पैसा गया. इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि कैश कौन से सेक्टर से आया और कौन से सेक्टर्स में गया. पे अटेंशन. सो इसको 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है. वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, द सेकेंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and the third one is cash flow from financing activity. So cash flow from operations, both of you will be out. Both of you will be out. Please be quiet. मैं कुछ किया ही नहीं है, मैं ऐसे सुन रहा हूं. पैर एडजस्ट Now, करना. cash flow ये आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड है. मतलब साल दर साल बिजनेस ने कितना कमाई किया, कितना रोकड़ा आया, हर साल ऑन एन एवरेज कितना पैसा बिजनेस में आएगा. दैट इज गिवन बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. आपने एसेट साइड पे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया. एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इज द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अगर इसको 3 पार्ट में देखा जाए तो ये आपका ट्रेडिंग पीएनएल वाला पार्ट हो गया, ये आपका एसेट साइड हो गया, ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया. तो 3 सेक्टर्स में हम लोग कंपनी की कैश अकाउंट को डिवाइड करके देखते हैं. ये एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं ना, किसमें? ट्रेडिंग पीएनएल, रेवेन्यू स्टेटमेंट में, वो अक्रूवल बेसिस पे ढूंढा हुआ प्रॉफिट है. कौन सा बेसिस पे? अक्रूवल. अभी अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? इनकम अर्न्ड दिखाओ, रिसीव्ड नहीं, अर्न्ड भी दिखाओ, कमाई हुई इनकम भी दिखाओ. एक सिंपल सा एग्जांपल लो. आपने आप सेल्स करते हो, बराबर है. आप कैश में भी सेल करते हो, क्रेडिट में भी सेल करते हो. और ज्यादा सेल्स किस बेसिस पे करेगी कोई भी बिजनेस? क्रेडिट पे कि कैश में? क्रेडिट पे. धंधा बढ़ाना है तो क्रेडिट देना पड़ेगा. तो आपने कैश में माल बेचा है 20,000, ये हो गया आपका कैश सेल. और आपने क्रेडिट में माल बेचा है 80,000, ये आपका हो गया क्रेडिट सेल. तो मुझे एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग क्रेडिट में टोटल कितना सेल दिखाओगे? खाली कैश सेल दिखाओगे कि खाली क्रेडिट की टोटल सेल दिखाओगे? क्रेडिट में टोटल ही दिखता है ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. तो टोटल सेल आपने कितना दिखा दिया? 1 लाख, बराबर है. तो आपने तो ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखा दिया, सेल्स दिखा दी, मतलब इनकम बढ़ गई मतलब प्रॉफिट बढ़ गया. लेकिन इसमें से 80,000 का सेल कैसे हो रहा है? क्रेडिट पे. तो आपके यहाँ पे डेटर्स पड़े हुए हैं कितने? 80,000 के डेटर पड़े हुए हैं. अभी कम टू नेक्स्ट ईयर ये डेटर ने 80,000 के जगह आपको खाली 50,000 रुपया दिया. कितना दिया? 50. 30,000 रुपए का हो गया बैड डेट. तो एक्चुअली तो भोपाड़ा हो गया. आपने तो सोचा था कितने का इनकम होगा, लेकिन 1 लाख के जगह 70,000 हो गया. 30,000 कम हो गया ड्यू टू बैड डेट. इसलिए नेट प्रॉफिट पे भरोसा करना इज नॉट द राइट थिंग. कंपनी में नेट प्रॉफिट पे ज्यादा भरोसा करने का नहीं. तो कौन से अमाउंट पे भरोसा करने का? कैश प्रॉफिट. इस पे करने का कैश. बिजनेस में रोकड़ा कितना आया, रोकड़ा कितना गया, अल्टीमेटली काम किससे होने वाला है? कैश से. बिजनेस में कैश होना चाहिए. बिजनेस में क्या होना चाहिए? कैश. तो काफी ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा होता है लेकिन कैश जनरेशन कम होता है. नॉन कैश आइटम से प्रॉफिट दिखता रहेगा. एक और एग्जांपल ले लो. आपकी जमीन है 10 लाख की, अभी भाव हो गया 15 लाख. आप अप्रिसिएशन की एंट्री मारते हो, मालूम है फाइनल अकाउंट्स में अप्रिसिएशन की एंट्री करते हो आप. एडजस्ट डेप्रिसिएशन क्या करते हो? लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर, पीएनएल डेबिट. अप्रिसिएशन क्या करते हो आप? ऐड टू एसेट एंड पीएनएल क्रेडिट.
तो आपने क्या कर दिया, अप्रिसिएशन किया 5 लाख का, एसेट बढ़ाया, प्रॉफिट बताया, 5 लाख इनकम होगी तो 5 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया, आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट हो गया 5 लाख का। लेकिन क्या 5 लाख रुपया रोकड़ा मिला है आपको? खाली जमीन का भाव आपने बढ़ा के दिखा दिया बुक्स में, क्या आपने जमीन बेची? खाली हवा का प्रॉफिट है, आपने ऐसे ही दिखा दिया 5 लाख, रोकड़ा आया नहीं। तो काफी ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें प्रॉफिट हाई होता है लेकिन पीछे कैश जनरेशन इतना नहीं होता है, उन बिजनेस में भरोसा करने लायक नहीं। अच्छा बिजनेस कौन सा होता है? जिसका कैश जनरेशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट्स और इवन मोर। कैश जनरेशन शुड बी आइदर इक्वल टू प्रॉफिट्स और इवन मोर देन द प्रॉफिट, देन इट इज अ गुड बिजनेस, देन इट इज अ गुड बिजनेस। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि कहां कहां से पैसा आया कैश और कहां कहां पैसा गया, डायरेक्टली कैश कम्स इन माइनस कैश गोज आउट माइनस करके। इनडायरेक्ट मेथड में ना थोड़ा रिवर्स अप्रोच लेता है। ये रिवर्स अप्रोच कैसे लेते हैं? सी, आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, ट्रेडिंग पीएनएल से क्या मिलता है आपको? नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसे मिला है आपको? इस नेट प्रॉफिट को ढूंढने के लिए यू हैव एडेड ऑल द इनकम्स एंड सब्ट्रैक्टेड ऑल द एक्सपेंसेस। तो कैश इनकम, कैश नॉन कैश इनकम सब ऐड किया, कैश एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस सब माइनस किया, तब जाके ये मिला नेट प्रॉफिट। बराबर है? तो सपोज आपका कैश प्रॉफिट था लेटेस्ट से 50,000 रुपया। ये कैश प्रॉफिट कैसे मिला आपको? ऑल कैश इनकम्स माइनस कैश एक्सपेंस। आप अलग से दिखाते नहीं हो, लेकिन सपोज आपका कैश प्रॉफिट है 50,000, उस कैश प्रॉफिट में आपने नॉन कैश इनकम ऐड की जो कि थी लेटेस्ट से 10,000 और नॉन कैश एक्सपेंस आपने माइनस किया जो कि था लेटेस्ट से 20,000, तो आपको मिला नेट प्रॉफिट विच इज 40,000। कैन यू सी दिस? तो ये प्रॉफिट आपको मिलता है एंड में। ये कैसे मिलता है? ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंस। ऑल इनकम में दोनों इनकम आ गए, कैश इनकम भी आ गए, नॉन कैश इनकम भी आ गए। ऑल एक्सपेंस में दोनों एक्सपेंस आ गए, कैश एक्सपेंस भी आ गए, नॉन कैश एक्सपेंस भी आ गए। तो सब कुछ करने के बाद आपको 40 मिला, राइट? अब ये 40 में से अगर आपको कैश प्रॉफिट ढूंढना है तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? नॉन कैश एक्सपेंस क्या करोगे? 40 के अंदर नॉन कैश एक्सपेंस यू विल ऐड एंड नॉन कैश इनकम यू विल सब्ट्रैक्ट। तो आपको 50 मिल जाएगा कैश प्रॉफिट। उल्टे जाके सीधे गए तो सीधे सीधे सब कैश आया माइनस किया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। उसको बोलते हैं, आपको डायरेक्ट मेथड नहीं, आपको कौन सा है? इनडायरेक्ट। तो उल्टा जाने का, नेट प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट पे कैसे जाओगे? नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करने का? ऐड। क्यों ऐड करने का? समझा? सीधे जाते वक्त आपने माइनस किया, और नॉन कैश इनकम सीधे जाते वक्त आपने ऐड की थी, उल्टे जाते वक्त क्या करने का? माइनस। तो आपको क्या मिल जाएगा? 50,000 मिल जाएगा, कैश प्रॉफिट मिल जाएगा किसी भी बिजनेस का। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अभी फॉर्मेट देखोगे, यू कैन सी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहला मिला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है आपको सामने, उसमें सबसे पहला लाइन पे दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट 359, नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट में देखो आपने क्या किया हुआ है? डेप्रीसिएशन क्या किया है? ऐड। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? नॉन कैश। तो सीधे जाते वक्त आपने माइनस किया होगा, उल्टे जाते वक्त आप ऐड कर, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है, उल्टे जाते हैं हम। ठीक है? तो डेप्रीसिएशन ऐड करना। व्हाट अबाउट अप्रिसिएशन होता तो माइनस कर देते हैं। फिर उल्टा एक्सपेंस इनकम का उल्टा खाली। इंटरेस्ट पेड, सी व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आप किस चीज पे पे करते हो? लोन्स वगैरह पे अगर आपने लिया उस पे आप पे करोगे। तो ऊपर एक हेड दिया हुआ, कैन यू सी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसका मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट पेड कौन सा है? ये पेएबल वाला है, इनकर्ड इंटरेस्ट है। एक्चुअली पैसा नहीं गया, ये कौन सा है? इनकर्ड होने वाला एक्सपेंस है। लेकिन क्या ये हर साल होगा? ये तब तक होगा जब तक लोन है, 5-6 साल, उसके बाद होने वाला। तो
यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग दो चीजें ढूंढ लेते हैं साइमल्टेनियसली। नंबर वन, एक तो रेगुलरली कैश कितना आ रहा है, रेगुलरली कैश मतलब ऑपरेशन से कैश कितना आ रहा है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इसमें से निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जो हर साल आने वाला नहीं है। और कैश देखना है, मतलब नॉन कैश भी क्या करते हो आप, निकाल देते हो। नॉन ऑपरेटिंग सब नॉन कैश ही है, नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन कैश भी निकालने का और नॉन ऑपरेटिंग भी निकालने का, जो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं। तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट आपको सब कचरा साथ में दिखाता है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग भी पड़ा है, नॉन कैश भी पड़ा हुआ है, सब साथ में पड़ा हुआ है। लेकिन ये प्योर कैश प्रॉफिट है, ये प्योर कैश। कैश प्रॉफिट माने कैश इनकर्ड नहीं, हवा की बात नहीं, रोकड़ा कितना आया। एंड दूसरा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब जो हर साल मिलने वाला है। मतलब एक बार कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, हर साल ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला। बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस था, आपने क्या किया, एड बैक कर दिया। अप्रिसिएशन है तो माइनस। इंटरेस्ट पेड नहीं हो, पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो एक्सपेंस था, सीधे जाते वक्त आपने माइनस किया होगा, उल्टे जाते वक्त आपको ऐड करना। यही इंटरेस्ट रिसीवेबल होता तो माइनस कर, सीधे जाते वक्त ऐड किया था, अभी क्या करने का, माइनस। वो भी घड़ी घड़ी मिलने वाला। बिजनेस का मेन काम क्या इन्वेस्टमेंट्स करना होता है, नहीं, बिजनेस का मेन काम क्या होता है, धंधा करना। तो इन्वेस्टमेंट जब तक है तब तक इंटरेस्ट है, घड़ी घड़ी होने वाला तो हटाओ उसको। उसके बाद यू विल फाइंड आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या ये हर साल होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट? 10 साल में एक बार एसेट बेचोगे तब होगा, और है भी नॉन कैश। तो प्रॉफिट है तो क्या करने का, माइनस, और लॉस है तो क्या करने का, ऐड बैक। तो ये सब मसाला करोगे आप एडजस्ट, तो आपको मिलता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अभी यहां तक इनडायरेक्ट मेथड था, यहां तक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे तो ऐड, इनकम थे तो माइनस, यहां तक कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिला। अभी इसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब उसका मतलब समझो, आपका बिजनेस ये साल सपोज स्टार्ट हुआ है, ये साल आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपने माल खरीदा, माल बेचा, आपने 10 लाख रुपए का कैश जनरेट किया। कितने का, 10 लाख रुपए का रोकड़ा प्रॉफिट किया, रोकड़ा कैश जनरेट कर लिया आपने 10 लाख का। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या, जब आपका साल खत्म होगा तब आप पूरा माल बेच के गोदाम खाली करके बैठोगे? नहीं, वापस स्टॉक, थोड़ा स्टॉक रखोगे आप, सो दैट नेक्स्ट ईयर कोई फटाफट डिमांड आ जाए तो किधर भागते बैठे खरीदने के लिए हम लोग। तो आप 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमा के बैठे हो, कैश प्रॉफिट, उससे आप 1 लाख का माल खरीद लोगे, तो आपका कैश प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 लाख। और आपने स्टॉक 1 लाख का गोडाउन में लेके रखा हुआ है। आर यू गेटिंग दैट? तो इससे हुआ क्या, व्हाट इज स्टॉक, करंट एसेट। व्हाट इज स्टॉक, करंट एसेट। तो करंट एसेट बढ़ा मतलब पैसा ब्लॉक हुआ, कितना, 1 लाख रुपया। तो जैसे कोई करंट एसेट बढ़ता है आपका उतना पैसा ब्लॉक होता है। तो करंट एसेट अगर बढ़ता है तो आप वो चीज यहां से क्या कर दोगे, माइनस। क्यों माइनस किया, उतना पैसा गया। वही करंट एसेट घटता है, मतलब समझो आप कंटिन्यूइंग ईयर में हो, लास्ट ईयर आपका स्टॉक था 10 लाख, ये साल स्टॉक है 8 लाख, तो 2 लाख का स्टॉक कम हो गया, तो पैसा रिलीज हो गया, उतना कहीं और यूज कर सकते हो। तो डिक्रीज इन करंट एसेट यू विल ऐड, क्योंकि आपका पैसा बढ़ गया। समझ आ रही है? तो इंक्रीज इन करंट एसेट सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड। वही इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का मतलब आपको उधार मिल रहा है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब आपको, वही एग्जांपल लो, आपने 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, 1 लाख का स्टॉक खरीदना पड़ा, तो 1 लाख गया तो 9 लाख हो गया प्रॉफिट। अब इमेजिन करो वो स्टॉक आपने क्रेडिट पे खरीद लिया, तो 10 लाख का 10 लाख हाथ में ही पड़ा रहेगा, 1 लाख का स्टॉक और सामने क्रेडिटर भी आ गया, तो 1 लाख से स्टॉक बढ़ा वो माइनस, लेकिन 1 लाख से क्रेडिटर बढ़ा वो प्लस, तो 10 लाख ही रहेगा। तो बोलने का मतलब जब भी कोई करंट एसेट बढ़ता है तो आपका पैसा ब्लॉक होता है, पैसा घटता है तो माइनस करने का। और जब भी क्रेडिटर या करंट लायबिलिटी बढ़ती है तब पैसा रिलीज हो जाता है,
क्योंकि आप उधारी पे माल चला रहे हो, तो आपका पैसा फ्री हो गया, तो आप उसको ऐड कर दोगे, आपके कैश प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। गेटिंग दैट? तो हम लोग देखते हैं किसी भी बिजनेस में करंट एसेट बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो फोकट का आपका पैसा जा रहा है, और लिमिट में बढ़ रहे हैं, करंट एसेट भी बढ़ रहा है, सामने करंट लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो फ्लो कांस्टेंट है, कैश प्रॉफिट्स आर कांस्टेंट, कंसिस्टेंट रहेगा, ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। वंस अगेन, इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब पैसा ब्लॉक, तो क्या करने का? एक गर्लफ्रेंड है वो, मैं ऐसे ही हाथ मारा, मैं दूसरा उसको दिख रहा है मेरे को क्या चालू है तुम लोग का। बैठ सीधा पहले तो, मेरे दोनों हाथ पागल। फिर इसको चिमटी काटा तो मेरे पैर में मिस्टर एंड मिसेस कपल ही बोलेगा तुम लोग, सीधा बैठो। नाउ लिसन, इंक्रीज इन करंट एसेट का मतलब क्या? पैसा हो गया ब्लॉक, तो क्या करने का? माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब, डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब अनब्लॉक हो गया, पैसा बढ़ा, कैश प्रॉफिट बढ़ेगा। जिस साल में आपका करंट एसेट कम होता है उस साल में कैश प्रॉफिट बढ़ता है। क्या करंट एसेट का लेवल बढ़ गया तो कैश प्रॉफिट कम हो जाएगा। करंट लायबिलिटी का उल्टा है, जिस साल में करंट लायबिलिटी बढ़ेगी उस साल में आपका कैश प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि उधारी पे काम चल रहा है तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं है। और जिस साल में करंट लायबिलिटी घटेगी, क्रेडिटर ने उधारी देनी बंद कर दी, तो माल रोकड़े में खरीदना पड़ेगा, तो कैश ब्लॉक हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो एड लेस ध्यान में रखना है आपको। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करना है? माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। बात समझ आई? तो ये 4 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करने के बाद आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे मिला कैश फ्लो? पहले नेट प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट पे गए, उसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये भी डे टू डे एक्टिविटीज है वर्किंग कैपिटल, तो वो एडजस्ट करने के बाद मिलता है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो आप हर साल कमाने वाले हो, हर साल कमाने वाले हो, जो कैश में आ रहा है और हर साल आएगा। तो ये ट्रस्ट वर्दी प्रॉफिट है, ये ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला। तो कोई भी बिजनेस अच्छा खासा कैश प्रॉफिट कमा रही है मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ना कि नेट प्रॉफिट। विच प्रॉफिट? कैश प्रॉफिट। अब दूसरा और तीसरा तो बहुत सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखो इन्वेस्टमेंट, आप किस में इन्वेस्ट करते हो? जो भी पैसा आया शेयर होल्डर और बोरोड फंड का, आप कहीं कहाँ पैसा डालते हो? फिक्स्ड एसेट में डालते हो, इन्वेस्टमेंट में डालते हो। वर्किंग कैपिटल का तो कर लिया हमने अभी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो देख लिया हमने, ऊपर आ गया, बचा फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताओ, फिक्स्ड एसेट खरीदोगे पैसा आएगा कि जाएगा? तो माइनस। फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो आएगा, तो प्लस। इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो जाएगा, तो माइनस। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो प्लस, तो ऐड। हाँ 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 बराबर। अभी इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, अभी इंटरेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, बढ़ेगा, प्लस। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ, ऐड किया है। अरे ऊपर ऑपरेशंस में माइनस किया है, इधर ऐड किया है। तो हाँ, ऊपर क्या किया? निकाला, इधर ऐड किया। क्यों ऐसा किया? देखो आप ट्रेडिंग पैनल बना रहे हो, आप ट्रेडिंग पैनल देख रहे हो किसी का, उसमें दिख रहा है हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपकी नजर गई कि साला पीएनएल क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड भी और डिविडेंड रिसीव्ड भी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है, और क्या ये हर साल आने वाले हैं? क्या बिजनेस का मेन काम इन्वेस्टमेंट का है? नहीं। तो क्या ये ऑपरेशन से रिलेटेड है? नहीं। इसलिए जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, इंटरेस्ट डिविडेंड यहां से निकाल के कहां डाल दिए जाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो जो पढ़ने वाला है उसको पता चले कि टोपले ये हर साल आने वाला प्रॉफिट नहीं है। तो तू देख रहा है नेट प्रॉफिट हर साल आने वाला नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ना वो हर साल आने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है वो हर साल आने वाला है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो कभी कभी जब तक इन्वेस्टमेंट है तब तक आएगा, 4 दिन की चांदनी है, हर साल आने वाला। इसके बेसिस में शेयर्स में इन्वेस्ट मत करना। इज दिस क्लियर? सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग दिखा देते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। ओके, इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, उसमें ऐड कर दिया। बात समझ आई? अब वैसे ही होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग बोले तो लायबिलिटी,
लायबिलिटी बोले तो सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहां से पैसे आते हैं, फाइनेंस कहां से रेज करते हो, शेयर कैपिटल या लोन। तो शेयर कैपिटल लिया, कैपिटल आया तो पैसा आया तो प्लस, और चुकाया, कैपिटल चुकाया तो माइनस, लोन लिया तो पैसा आया प्लस, लोन चुकाया तो माइनस। अच्छा, लोन के साथ और क्या चुकाते हो, इंटरेस्ट, और शेयर पे क्या देते हो, डिविडेंड, कमीशन में इंटरेस्ट। लोन पे यू पे इंटरेस्ट, शेयर्स पे यू पे डिविडेंड, तो पैसा गया तो माइनस। तो ये सब चीजें किधर दिखती है, फाइनेंसिंग। ये सब चीजें मतलब आप किसी का पीएनएल देख रहे हो और आपको दिखे इंटरेस्ट पेड, आपको दिखे और उसमें लॉस हो गया इंटरेस्ट पे करने की वजह से, तो आप तो सोचोगे कि भैया ये हर साल की चीज, जब तक लोन है तब तक इंटरेस्ट है, एक बार हो गया तो फिर दिखने वाला, तो फिर टेंशन वाली ज्यादा बात नहीं है। अगर बड़ा लोन नहीं है तो टेंशन वाली बात, ये हर साल होने वाला नहीं है। तो पीएनएल से ये पिक्चर क्लियर नहीं होता, लेकिन यहां से क्लियर हो जाता है। यहां से आप किधर डाल देते हो, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को यू पुट इट अंडर फाइनेंसेस, ये बोल के कि भैया ये हर साल होने वाला नहीं, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड, घड़ी घड़ी होने वाला नहीं। बात समझ आई? वंस अगेन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैसे मिलता है, स्टार्टिंग विथ नेट प्रॉफिट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो क्या करना है, उल्टे जा रहे हो, एक्सपेंस होता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट ही करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट बढ़ा तो माइनस, करंट एसेट घटा तो प्लस, करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लाइबिलिटी घटी तो माइनस। इज दिस क्लियर? ये डायरेक्ट, यहां से सब डायरेक्ट, खाली ऊपर का नेट प्रॉफिट से जा रहे हैं, इसके लिए इनडायरेक्ट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट खरीदा तो पैसा गया माइनस, फिक्स्ड एसेट बेचा तो प्लस, इन्वेस्टमेंट खरीदा तो माइनस, इन्वेस्टमेंट बेचा तो, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव किया तो प्लस, पैसा आया। शेयर कैपिटल, कैपिटल रेज किया, आईपीओ लाया, पैसा आया ऐड, चुकाया बायबैक किया माइनस, लोन लिया लोन टेकन ऐड, लोन रिडीम्ड चुकाया माइनस, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड लेस, वो भी पैसा गया। अब आप इसको एनालाइज कैसे करोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जितना हाई हो उतना बेटर, हायर द बेटर, और जितना पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो दैट आप ऑपरेशन से हर साल ज्यादा कैश कमा रहे हो। इन्वेस्टिंग का कैश पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से सोचो, कैश पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, ऑपरेशन में पॉजिटिव होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का सोचो क्यों, तुम एसेट ज्यादा खरीदने चाहिए कि बेचने चाहिए, एसेट मशीन बिल्डिंग प्लांट खरीदेगा तो अच्छा है कि बेचेगा तो अच्छा है, बेच रहा है मतलब तुम शटर डाउन करके बंद कर रहा है दुकान, आर यू सेलिंग इट, नो। इन्वेस्टमेंट में नहीं, फिक्स्ड एसेट में तो डालेगा ना, हाँ इन्वेस्टमेंट में ना मत डाल, लेकिन फिक्स्ड एसेट में तो डालना चाहिए ना। तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो तो बेटर है ना, तू और एसेट्स खरीद रहा है तो तेरे पैसे जा रहे हैं, बट ये पॉजिटिव होने का मतलब डरने की बात है। इन्वेस्टमेंट बेचा तो ठीक है, फिक्स्ड एसेट बेचना इज अ रिस्की थिंग, राइट? फिक्स्ड एसेट ही बेच दोगे तो काम किसके साथ करोगे, हेलो, बात समझ आई? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो क्या होना चाहिए, जनरली नेगेटिव, तो अच्छी बात है। और फाइनेंसिंग से क्या होना चाहिए, फाइनेंसिंग से नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होना चाहिए, जब शेयर कैपिटल रेस किया, ग्रोथ कर रहे हो एक्सपेंशन कर रहे हो, शेयर से पैसा रेस किया तो अच्छी बात है, खुद का पैसा है, लोन का पैसा ज्यादा बढ़ना, लोन का नेगेटिव हो तो बेटर है, चुकाना इज बेटर, नेगेटिव हो तो अच्छा है। इज दिस क्लियर? सो तीनों का कैश फ्लो मिलता है, तीनों को ऐड करते हो तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस यू फाइंड आउट। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखते हैं, डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन बाय बाय। बाय बाय सर। फॉर्मेट